IVM। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम है आपका पैसा पैसा, सवाल आपके जवाब हमारे। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स, स्टॉक्स, डीमैट वगैरह वगैरह निवेशों की जुड़े हुए सवालों की। मेरे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मोहित मेहरा, जो जीरोधा से हैं। जीरोधा इंडिया की सबसे बड़ी शेयर ब्रोकरेजेस में से गिना जाता है। मोहित, स्वागत है आपका। हमारे लिसनर्स के सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू अनुपम। बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल, आईपीओ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मुझे इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पता नहीं, बड़ा है, होप कि लिसनर्स को पता होगा। ये जो आईपीओ होता है, मैं इसमें निवेश कैसे कर सकता हूँ? इसकी प्रक्रिया क्या होती है, हमें बताइए। अनुपम, दो तरीके हैं आईपीओ में निवेश करने के लिए। आप चाहें तो अपने बैंक के जरिए कर सकते हैं। अगर आप अपनी नेट बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो आपका बैंक आपको आईपीओ एप्लीकेशन का एक पोर्टल दिखाएगा, एक फॉर्म होगा जो आप इलेक्ट्रॉनिकली भर रहे हैं। वो भरने के बाद में आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाती है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करें तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर को सेम फॉर्म भर के दे सकते हैं, वही ऑनलाइन आप भरेंगे। और ये जो एप्लीकेशन है आपकी यूपीआई के जरिए होगी और नेट बैंकिंग के जरिए नहीं होगी, तो थोड़ी आसान हो जाती है निवेशकों के लिए। काफी इंटरेस्टिंग है। पहला, अगर मुझे सही समझ में आया तो पहला आपने बोला कि जो समझिए मेरा कोई XYZ बैंक के साथ मेरा बैंक का खाता है, और मैं वो बैंक के ऐप या बैंक के वेबसाइट में नेट बैंकिंग के थ्रू जाके मैंने अपने अर्जी कर दी आईपीओ के लिए। एक्स शेयर एट रुपीज, कट ऑफ प्राइस जितना भी है, 10 शेयर 100 रुपए के हिसाब से, तो वो 1000 रुपए का मेरा वो जो अर्जी, मेरी जो एप्लीकेशन होती है वो बैंक के थ्रू चली जाती है। तो वो एक तो एक प्रोसेस हुआ। दूसरा, आप बोले हाँ, कि जो मेरे ब्रोकर हैं, लाइक समझिए मैं जेरोदा के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है, उनके ऐप के थ्रू भी मैं ये एग्जैक्टली सेम प्रक्रिया कर सकता हूँ, राइट? एग्जैक्टली सेम प्रक्रिया कर सकते हैं और थोड़ा आसान हो जाता है जब आप अपने ब्रोकर के जरिए करते हैं, क्योंकि जब आप बैंक के पास जा रहे हैं तो आपको अपना डीमेट अकाउंट भरना पड़ रहा है, आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ी है जो बैंक के पास शायद ना हो। लेकिन आपके ब्रोकर के पास आपकी सारी डीमेट अकाउंट की डिटेल्स हैं, तो वहां पे ब्रोकर आपसे वापस से ये डिटेल्स नहीं मांगता। जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है कि आपको कितने शेयर्स चाहिए, किस दाम पे आपको चाहिए और आपका यूपीआई आईडी क्या है, जो ब्रोकर के पास नहीं रहेगा, वो आप इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाती है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन जब आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो शायद आप ना कि आपको 15 फील्ड भरनी पड़े, शायद आप चाहें कि हम 2 फील्ड भरें और मेरी एप्लीकेशन हो जाए। हाँ, यूपीआई रिलेटेड मेरे दो सवाल थे एक्चुअली। दोस्तों, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मुझे दो चीज बताइए इसमें। पहला, ये प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी होती है, सब लोग सिस्टम में 3-4 लोग साथ में काम करते हैं तो ही ये एप्लीकेशन आगे जाता है। तो अगर हमारे लिसनर्स को बेहतर समझना हो कि यूपीआई का प्रोसेस जो होता है वो कैसे काम करता है आईपीओ के लिए, वो समझाइए हमें। तो मानिए अनुपम, आप एक आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप यूपीआई का जरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रोकर के पास जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन उन्हें जमा देंगे। और एप्लीकेशन जो आप जमा दे रहे हैं, आप बेसिकली अपने ब्रोकर के पोर्टल में लॉगिन करके वहां पे आप बता रहे हैं कि आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं किस आईपीओ के लिए और किस दाम पे आप खरीदना चाहते हैं। तो जनरली अगर आप कट ऑफ सेलेक्ट करेंगे तो भी आईपीओ का प्राइस निकल के आता है, चाहे वो हाईएस्ट प्राइस हो, चाहे बीच में हो, चाहे लोअर बैंड में हो, तो आपको उसी प्राइस में मिल जाएगा। और शायद सबसे बेस्ट जो तरीका होगा अप्लाई करने का, कट ऑफ में ही होगा, अगर आप प्राइस खुद डिटरमाइन नहीं करना चाहते। ये करने के बाद में जब आप ब्रोकर को अपनी एप्लीकेशन दे देते हैं, वो एक्सचेंज को फॉरवर्ड करता है। तो जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, आपकी एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को भेजेंगे और स्टॉक एक्सचेंज कुछ एप्लीकेशंस में चेक्स करेगा। क्या चेक्स करेगा? वो देखेगा कि आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें जो पैन आपका जोड़ा हुआ है और ब्रोकर ने जो पैन भेजा वो क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स के पास में आपका डीमेट अकाउंट भी होता है, उन्होंने ही आपका अकाउंट खोला होता है। कई कई ब्रोकर्स होते हैं ट्रेडिशनली जो कहीं और आपको डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे और अपने पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे, लेकिन आजकल जितने ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं एक ही जगह में आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खुलवा के दे देते हैं। तो इसके वजह से आपकी एप्लीकेशन डीमेट और पैन के मिसमैच की वजह से रिजेक्ट नहीं होती, फिर वो आगे बढ़ जाती है। उसके बाद वो कहाँ जाती है? वो स्पॉन्सर बैंक के पास जाती है जो इशूअर का बैंक है। इशूअर का बैंक ये देखता है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें हाईएस्ट जो आपने बिड करी, तो आईपीओ एप्लीकेशन में जैसे 3 बिड के आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो
सिर्फ एक ही बिट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन हो तो फिर आप 2-3 बिट कर सकते हैं उसमें। और ये 2-3 बिट जो आपने करी, स्पॉन्सर बैंक देखेगा कि हाईएस्ट जो इसमें बिट थी वो किस अमाउंट की थी, और इस अमाउंट के लिए वो एक मैंडेट की रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये मैंडेट रिक्वेस्ट आने तो वाली आपके यूपीआई ऐप में है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आ रही है। वो एनपीसीआई जो यूपीआई को रेगुलेट करते हैं, जो जो बॉडी है जो यूपीआई को जिन्होंने बनाया भी है, उसके पास पहले भेजता है, और ये एनपीसीआई से आपके यूपीआई ऐप में आती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस था अभी खत्म नहीं हुआ। आपके पास मैंडेट आने के बाद में आपको एक्सेप्ट करना है, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आपसे यूपीआई ऐप आपकी पूछती है कि आपका पिन क्या है। तो जैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं उस समय आप अपना पिन डालते हैं, और आपके बैंक ने इसे वैलिडेट अगर किया तो फिर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। वैसे ही अगर आप मैंडेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपका बैंक ये पिन वैलिडेट करेगा, और फिर मैंडेट एक्सेप्ट हो जाएगी, और स्पॉन्सर बैंक को पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन वैलिड है। स्टेप्स सुनने में आपको थोड़े लंबे लगे होंगे, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो ज्यादातर ये, अगर कोई ट्रैफिक नहीं है और सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं सारे इंटरमीडिएट के, तो आपको संग संग ये मैंडेट को आ जाता है। तो अपने अभी अगर ब्रोकर के एप्लीकेशन विंडो में अप्लाई किया तो 1 मिनट के अंदर आपको यूपीआई मैंडेट आ जाएगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका आईपीआई एप्लीकेशन पूरा हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मोहित, क्योंकि मुझे याद है मैं जब लंबे 10-20 साल पहले जब मैं ये सब करता था, तो ये लंबे चौड़े फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर उसको जाओ जमा करो, ये करो वो करो, पता नहीं क्या। तो अगर वहां का देखा जाए सोचा जाए तो ऑब्वियसली अभी इतनी प्रोग्रेस हुई है, तो ये तो बहुत स्मूथ प्रोसेस है। वो इसमें मुझे एक जो एक टर्म है उसका मुझे समझना था, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एसबा। अभी लोग बोलते हैं कि आप अगर आईपीओ में निवेश कर रहे हैं तो एसबा के थ्रू ही होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि इसमें अगर मैंने पेमेंट तो मैंने कर दिया तो मेरा बैंक बैलेंस एक्चुअली ऐसा घटता है, लेकिन वो ब्लॉक्ड ही है। सिर्फ उस पे जो ब्याज होता है सेविंग्स अकाउंट का, जो हर क्वार्टर या हर महीने डिपेंडिंग ऑन योर बैंक का ब्याज आता है, वो मुझे एलिजिबल है। तो ये क्या होता है एसबा एग्जैक्टली? एस्पा में क्या हो रहा है कि आपने एक अर्जी दे दी कि आप किसी कंपनी के आईपीओ के लिए सहमत हैं अप्लाई करने के लिए, और कंपनी आपसे वो रुपया नहीं लेगी जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि उनका आईपीओ सक्सेसफुल है। तो मानिए जब फिजिकल एप्लीकेशन भरने का दौर था, तो अगर कोई आईपीओ के लिए 20 दिन 30 दिन लग रहे हैं सारे फॉर्म्स कलेक्ट करने में, रुपया आपको डीडी से आ रहा, डिमांड ड्राफ्ट से आ रहा है या फिर चेक से आ रहा है, और फिर कंपनी एक एस्क्रो अकाउंट में अपने बैंक में रख रही है। अगर आईपीओ फेल हो गया, मानिए उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिला, सिर्फ 50% सब्सक्रिप्शन था, 40% सब्सक्रिप्शन था, तो सेबी कंपनी को ये पैसे वापस करने कहता था निवेशकों को। लेकिन वो 20 दिन के लिए 30 दिन के लिए जो पैसा था वो कहीं और रखा हुआ है, और अगर किसी निवेशक ने अपनी जमा पूंजी कहीं पे लगा के रखी है तो 20-30 दिन का उनको अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया इंटरेस्ट का। इससे बचाने के लिए निवेशकों को सेबी ने कहा कि आप ये जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में रखिए। बैंक जो आपका है वो कोऑर्डिनेट करेगा कंपनी के बैंक से, वो देखेगा कि आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं। अगर पैसा है तो वो इस पैसे को आप ही के अकाउंट के अंदर ब्लॉक करके रखेगा, ताकि आप इसे निकाल नहीं सकें जब तक कि आईपीओ चल रहा है। और अगर आपको एप्लीकेशन के लिए अलॉटमेंट मिल गई, तभी ये पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा और कंपनी को मिल जाएगा। और अगर मानिए कोई भी कारण की वजह से ये आईपीओ फेल होता है, तो आपको कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं हुआ, आपका पैसा आपके पास ही था। हाँ, वो आप कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन उसके अलावा आपको कोई नुकसान नहीं है। तो एस्बा में सिर्फ यही फर्क है कि जो पैसा है अकाउंट से कभी निकलता नहीं है, जो आपने पेमेंट किया एक्चुअल में सिर्फ आपने ब्लॉक करके रखा है अमाउंट को, और जैसे ही आपकी अलॉटमेंट होती है उसी समय या तो पैसा निकल रहा है या फिर रिलीज हो जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो यार इसका ये मतलब है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहा उनके बैंक में। अगर समझो कुछ आगे हाँ। पीछे हो गया तो एटलीस्ट उनका पैसा तो सुरक्षित है। वो इसमें अभी एक मुझे पूछना है कि ये यूपीआई के प्रोसेस जैसे आपने बताया काफी पेचीदा है या कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें 3-4 लोग का इसमें इसमें भागीदारी होती है। तो इसमें काफी बार मैंने देखा है, सुना है, लोग बोलते हैं मेरा फेल हो गया, यूपीआई ट्रांजैक्शन मेरा फेल हो गया, गया नहीं, ठीक से नहीं हुआ। ये बाधाएं होती हैं, देरी होता है, कभी ऐसा पता भी नहीं चलता कि गया है या नहीं गया, तो उसमें हम लोग 2 बार एप्लीकेशन कर लेते हैं। ये सब क्यों होता है इसमें?
अ, अनुपम, कुछ कारण होते हैं जो हर एक इंटरमीडिएट की वजह से हो सकता है कि आईपीओ एप्लीकेशन फेल हो रहा है। तो जैसे हमने आपको बताया कि एक्सचेंज कुछ वैलिडेशंस कर रहा है, वहां पे क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट में पैन और आपका जो पैन है वो मैच कर रहा है, उसमें कोई फेलियर नहीं मिला। अगर कोई ब्रोकर जिसके पास में आपका डीमैट अकाउंट शायद नहीं है और उन्होंने भूल से ये पेपर फॉर्म में आपसे एप्लीकेशन ली थी और वो एक्सचेंज को जमा दी और वहां पे गलती कर दी, तो एक्सचेंज उस लेवल में भी आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड करार देगा। उसके बाद में जैसे स्पॉन्सर बैंक को जब एप्लीकेशन मिली, उस लेवल पे आपका यूपीआई आईडी चेक हो रहा है। यूपीआई आईडी क्या चेक हो रहा है कि वो वैलिड है कि नहीं। स्पॉन्सर बैंक सिर्फ ये देखता है कि ये यूपीआई आईडी किसी आदमी के पास अभी है या नहीं है, और अगर है तो फिर हम इसे मैंडेट रिक्वेस्ट भेज देते हैं। लेकिन स्पॉन्सर बैंक ये नहीं देख पाता कि उस बैंक अकाउंट जो लिंक्ड है यूपीआई आईडी से, उसके पीछे कौन आदमी है। मानिए अगर हमने कोई आईपीओ के लिए एप्लीकेशन करी और हमने आपका बैंक अकाउंट यूज किया, तो हमारी एप्लीकेशन तो चली जाएगी और स्पॉन्सर बैंक भी उसको वैलिडेट करके हमें मैंडेट रिक्वेस्ट भेज देगा और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगी। लेकिन ये सारे स्टेप्स होने के बाद में जब आईपीओ की अलॉटमेंट हो रही है, तो आरटीए को सेबी ने डायरेक्शन दिया है कि अगर थर्ड पार्टी अकाउंट से, मतलब किसी ने अप्लाई किया और किसी तीसरे दूसरे बंदे ने अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो फिर इस आईपीओ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो उस कारण की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा ये तो रेगुलेटरी रीजंस हो गए। मानिए कि कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है। अगर आपने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी, लेकिन आपने जब पिन एंटर किया उस समय आपका इंटरनेट कनेक्शन बिगड़ गया और ठीक से आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या फिर आपने गलत पिन डाल दिया, तो ये सारे कारण की वजह से आपकी एप्लीकेशन ही सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगी और वो आपको अलॉटमेंट से नहीं मिलेगी। काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए, आखिरी सवाल एक दो मेरे जो है ये है कि अभी ये सब मैंने कर लिया प्रोसीजर, मैंने यूपीआई से अप्लाई कर दिया, पैसा मेरा चला गया और प्रोसेस चालू हो गया, एटलीस्ट ब्लॉक हो गया। तो इसका जो प्रोग्रेस है, जो मेरे अर्जी का जो प्रोग्रेस है, या मेरे कि मेरा पैसा कहाँ है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, अलॉटमेंट होगा होगा नहीं होगा, शेयर्स आएंगे, तो ये अगर मुझे जांचना है, मुझे मालूम करना है कि ये कहाँ हूं मैं ये पूरे प्रोसेस में, तो वो कहाँ से होता है, कहाँ से मालूम पड़ता है मुझे? अनुपम, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आईपीओ की विंडो कितनी बड़ी है। तो कोई भी आईपीओ जब खुलता है तो 3 दिन के लिए कम से कम खुलता है। अगर 3 दिन में उन्हें सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो वो अप टू 10 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है। इस विंडो के दौरान में अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है, तो सबसे पहले तो आप अपने ब्रोकर के वेबसाइट पे आके देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो आपने जमा करी थी वो ठीक से सबमिट हुई है कि नहीं। उसके अलावा आपका स्टॉक ब्रोकर आपको एक ईमेल भी भेजता है जहाँ पे वो बेसिकली काउंटर फॉइल है, आपको बताता है कि आपकी एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन नंबर के साथ में इस तारीख को जमा हो गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मानिए कि ये एक्सचेंज तक पहुंची कि नहीं, तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसके एक दिन बाद से एक्सचेंज अपने पोर्टल में भी ये दिखाने लगता है कि उनको एप्लीकेशन मिली है कि नहीं। तो वो आप एनएससी के वेबसाइट में जाके, अगर आप सिंपल गूगल सर्च करें एनएससी वेरीफाई आईपीओ, आपको पहला लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। बहुत सहज है देखना, आपको सिर्फ लॉग इन करना है। अगर लॉग इन आपने पहले नहीं किया तो साइन अप करके अपना पैन नंबर सिर्फ डालना है और आपको अपनी आईपीओ का स्टेटस दिख जाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज भी आपको एक एसएमएस भेजेगा दिन के एंड में, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं। वो आपको याद भी दिलाता है कि आपने अप्लाई किया है, आप कृपया अपनी मैंडेट भी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंटीग्रल प्रोसेस है पूरे आईपीओ एप्लीकेशन का। और उसके अलावा एक ईमेल भी आपको एक्सचेंज भेजता है जो कभी कभी दिन के अंत में आता है या फिर आईपीओ के क्लोज होने के बाद आता है। ये जब विंडो क्लोज हो जाती है, इसके बाद में आपको आरटीए अलॉटमेंट दे रहा है आपकी आईपीओ एप्लीकेशन के अगेंस्ट। अब आपको देखना है कि आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं मिली। तो चिंता लोगों को जनरली वही रहती है कि अलॉटमेंट आई है कि नहीं आई है। ये आप सबसे पहले आरटीए के पोर्टल में देख पाएंगे। तो कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है उस इशू के लिए, ये आपको एक्सचेंज के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और आप फिर रजिस्ट्रार की वेबसाइट में जाके अपनी पैन नंबर को डाल के या फिर अपनी एप्लीकेशन नंबर को डाल के चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट आई या नहीं है। जो आपने बोला आरटीए एजेंट, दोस्तों उसका मतलब होता है रजिस्ट्रार एंड
ट्रांसफर एजेंट, यानी ये ऐसी एक कंपनी होती है सारे प्रोसेस में जो सब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, और कंपनी ने जब अलॉटमेंट अप्रूव किया तो वो शेयर्स का अलॉटमेंट इनके थ्रू होता है। तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का जो वेबसाइट है, कुछ इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। लिंक इन टाइम है एक, या कारवी है, ये सब के वेबसाइट्स में आप जाके अपना या पैन नंबर डाल सकते हैं या एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं, वहां आपको मिल जाता है। ये लोग काफी करते हैं आजकल, क्योंकि अगर उन लोगों को मालूम पड़ गया कि चलो अलॉटमेंट अभी आउट हो रहा है, किसी के दोस्त ने फोन किया, अरे मुझे मिल गया, तो आप एकदम एक्साइटेड होके वो वेबसाइट में जाके चेक कर रहे। मोहित, ये पूरा जो प्रोसेस है स्टार्ट टू एंड, शुरू से लेके अंत तक, जब मैंने पैसा डाला और जब मेरे शेयर्स अलॉट हुए, ये और ऑफ कोर्स शेयर्स अलॉट होने के बाद जब मार्केट में इनकी लिस्टिंग होती है, जब इनमें धंधा चालू होता है, तो ये पूरा प्रोसेस कितना टाइम लगता है? हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, कितना होता है ये नॉर्मली? ये 6 वर्किंग डे लगता है इसमें। तो मानिए अगर बीच में छुट्टियां हो गई, सैटरडे संडे या कोई भी हॉलीडे हुआ, तो उन्हें बाद दे दिया जाता है। तो 6 ट्रेडिंग डेज आप काउंट कर सकते हैं जिस दिन से आईपीओ का लास्ट दिन एप्लीकेशन कलेक्ट करने का बंद हुआ। तो मानिए 1 से लेकर 10 तारीख तक सारे वर्किंग डे थे, वीकेंड था ही नहीं। तो 1 तारीख से 3 तारीख तक तो सिर्फ आईपीओ की एप्लीकेशन कलेक्ट हो रही हैं। और आईपीओ का जो T6 डे है वो 9 मार्च हो गया या 9 तारीख हो गई। तो 9 तारीख को ये कंपनी लिस्ट हो जानी चाहिए। तो या तो उसके पहले हो सकती है या तो उस दिन तक हो जानी चाहिए। अगर ये टेंटेटिव टाइमलाइन होती है, कभी कभी कोई कारण की वजह से आगे कोई पीछे हो एक जाता प्रोसेस है, में हाँ डिले हो गया, क्योंकि बहुत सारी इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं। तो कभी डिले हो सकता है 1-2 दिन का, लेकिन जनरली T+6 में ये लिस्ट हो जाता है। और टी मतलब जो आईपीओ एप्लीकेशन कलेक्ट करने का आखिरी दिन, जिस दिन खत्म होता है। हाँ। और अगर मैं ये इसको अगर मुझे संक्षेप में बोलना है, तो यानी आप समझ लिए, पहले आपका अगर समझिए आपको मिला पैसा, तो सॉरी शेयर्स आपको अलॉट हुए, तो पहला आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास शेयर्स अलॉटमेंट हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो आपका वो जो ब्लॉक होता है आपके बैंक अकाउंट में, वो निकल जाता है, यानी आपको वो पैसे वापस आप एक्सेस कर सकते हैं। समझिए अगर आपका करेक्ट। बैंक बैलेंस समझिए अगर 10,000 था और आपने 6,000 ये आईपीओ में लगाए, तो वो जो 6,000 है वो तो ब्लॉक हो गए। लेकिन अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो आपका बैंक बैलेंस फिर 10,000 हो जाए, आपको 6,000 रुपये वापस आपके जेब में आ जाते हैं। करेक्ट। मोहित, ठीक है, वो पहला स्टेप हो गया। और समझिए आपको अगर शेयर्स अलॉट हो गए, लॉटरी लग गई, क्योंकि आजकल जो हिसाब से आईपीओ आते हैं, ऐसा लगता है कि सब में लॉटरी होती है, तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट से चले जाते हैं, वो बैंक पे आपका डेबिट आ जाता है, राइट? और करेक्ट। उसके बाद फिर शेयर्स आपके डीमैट में आ जाते हैं, राइट? और करेक्ट। उसके बाद जब ट्रेडिंग चालू होती है, फिर आप अपना निर्णय ले लीजिए। आपको शेयर्स बेचने हैं तो डीमैट में आप शेयर्स बेच दीजिए, आपको अगर पकड़ करेक्ट। के रखने हैं तो पकड़ के रखिए। ऐसा ही होता है प्रोसेस नॉर्मली, राइट? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो शेयर्स जो हैं वो आपके अकाउंट में लिस्टिंग के 1 या 2 दिन पहले आ जाते हैं। और जो पैसा भी है जो आपके अकाउंट में या तो रिलीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, वो भी 2 दिन पहले हो जाता है। फिर उसके बाद आपको जो करना है कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसके बाद कई बार में हम लोग यहाँ बातचीत नहीं करने वाले हैं। वो तो आपके हाथ पे है। हमारे जो इंग्लिश पैसा वैसा पॉडकास्ट है, वहाँ हमने इसका पूरा एपिसोड था इस पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो अगर आपको सुनना है आप सुन लीजिए। लेकिन मोहित, क्या आईपीओ आए, मतलब ये पिछले एक दो महीने में तो इतने सारे आईपीओ आए चले गए, किसका लगा नहीं लगा, मैंने तो अप्लाई करना ही बंद कर दिया। चलिए एनीवे, तो ये हमारा 2 एपिसोड का है आपके साथ। तो ये पहला एपिसोड को एक आखिरी सवाल पे खत्म करते हैं हमारे लिसनर्स के लिए। आप ये बताइए कि एक सूची, एक लिस्ट अगर हम बनाए जिसको हम फॉलो करें, ध्यान से फॉलो करें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आईपीओ में पैसा डालने के लिए, तो ये एक लिस्ट बनाएंगे हमारे लिसनर्स के लिए बिल्कुल कि उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल अनुपम। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन यूपीआई के जरिए मानिए कर रहे हैं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपका यूपीआई आईडी सही है, वो आप ही के बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, किसी और का पैन उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, और वो वैलिड यूपीआई आईडी है। तो हो सकता है कि अगर आपने किसी और का भी यूपीआई आईडी यूज किया तो एप्लीकेशन तो चली जाएगी, लेकिन आपको कभी मैंडेट नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी पहला स्टेप जो है रूडिमेंट्री, कि आपको यूपीआई आईडी देखना है कि आपका सही है कि नहीं। सेकंड, आपको ये देखना है कि यूपीआई ऐप जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपडेटेड है कि नहीं। तो है तो सुनने में बहुत आसान हाँ। स्टेप, लेकिन ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर आपका यूपीआई ऐप मानिए अपडेटेड नहीं है, एप्लीकेशन करने के बाद भी, सब कुछ सही करने के बाद भी, हो सकता है टेक्निकल कारण की वजह से आपको मैंडेट ही नहीं आया।
इसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि यूपीआई ऐप और आईडी दोनों सही था, उसके पहले एक्चुअली एक स्टेप था जो हम आपको थोड़ा इलाबोरेट करके बता रहे हैं कि यूपीआई ऐप और बैंक आपका ये आईपीओ एप्लीकेशन सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ये भी आपको चेक करना है। तो जनरली जो बड़े बैंक्स हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं, कुछ 50 बैंक्स हैं जो यूपीआई पे आईपीओ की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा जो बड़ी एप्स भी हैं जैसे गूगल पे हुई या फिर भीम हुई, उन पे आप आईपीओ की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं मैंडेट। मगर बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो शायद iOS में है या फिर एंड्रॉयड में है, लेकिन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नहीं है, तो वो आपको देखना होगा। अब ये आप कहाँ पे देख सकते हैं? अगर आप NPCI UPI IPO सर्च करेंगे तो सिर्फ ये 3 शब्द याद रखिए, NPCI UPI IPO। तो पहला जो रिजल्ट आपको दिखेगा उसमें आपको लिस्ट ऑफ सारे बैंक्स मिल जाएंगे। कस्टमर बैंक्स की हेडिंग के नीचे दिया हुआ है, जहाँ पे आप सारे बैंक्स देख सकते हैं जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं यूपीआई आईपीओ की एप्लीकेशंस। और उसके अलावा लिस्ट ऑफ सारी एप्स भी मिल जाएंगी जहाँ पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी ऐप वैलिड है और उसका क्या यूपीआई हैंडल है। तो मानिए अगर मेरे पास गूगल पे का अकाउंट है जो HDFC बैंक से जुड़ा हुआ है, तो मेरा जो ऐप का हैंडल रहेगा वो @OKHDFC बैंक रहेगा। अगर मेरे पास सिर्फ HDFC बैंक की यूपीआई ऐप है जो HDFC बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, तो उसका हैंडल होगा @HDFC बैंक। तो ओके वहां पे मिसिंग रहेगा। बहुत बार लोग ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ओके HDFC बैंक में हमने तो @HDFC बैंक में अप्लाई किया, लेकिन आईपीओ की ये एप्लीकेशन का मैंडेट हमें आया नहीं। तो इसका कारण यही है कि @HDFC बैंक अभी के लिए मानिए अभी वैलिड नहीं है। जब भी होगा तो उसमें आने लगेगा, लेकिन इन द मीन टाइम आपको ये देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मानिए अगर आपने अप्लाई किया लेकिन आपको मैंडेट की नोटिफिकेशन नहीं आई, सारे स्टेप्स आपने सही किए, आपकी एप्लीकेशन अपडेटेड है, आपका यूपीआई करेक्ट है, सारा जो बैंक आप यूज कर रहे हैं और यूपीआई आप यूज कर रहे हैं सपोर्ट भी करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली, मानिए पोस्ट नोटिफिकेशन आपने बंद करके रखी है या फिर कोई भी कारण हो सकता है, उस समय नहीं देखी आपको या फिर आपने डिसमिस कर दिया, तब आप कहाँ पे खोजेंगे इस मैंडेट को? अगर आप यूपीआई ऐप खोलेंगे तो डिपेंडिंग कौन सी यूपीआई ऐप है उनके सेटिंग्स में या फिर उनके होम पेज में ही आप यूपीआई मैंडेट का या फिर वन टाइम मैंडेट का या फिर लॉन्ग टर्म मैंडेट का एक ऑप्शन देखेंगे। तो ये इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक रहेगा। मैंडेट वहां पे जरूर लिखा रहेगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको अप्रूव या डिक्लाइन करने का ऑप्शन मिलता है। आप अप्रूव कर लीजिए, अपना यूपीआई पिन डालिए जो आप यूज करते हैं और आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। क्या बात है, बढ़िया है, बहुत विस्तार में आपने बताया, तो धन्यवाद उसके लिए। दोस्तों ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। सवालों का सफर चलता रहेगा। हमारे अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे शेयर ट्रांसफर डीमैट से जुड़े हुए सवालों की, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मेहमान, हमारे विशेषज्ञ ज़ेरोधा के मोहित मेहरा। मोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए। आपको मिलते हैं अगले उपाख्यान एपिसोड पर। थैंक यू। थैंक यू। कृपया ध्यान रखें, इस शो में होने वाली सारी बातें केवल सूचना देने के लिए हैं। इन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सलाह समझना गलत है। किसी भी निवेश से पहले अपने आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred and Thea. Thank you so much for making this possible. We've had an amazing week on the network. Do check out The Note with Mahrukh Inayat. She speaks to Prabhat Kumar, the man leading child protection at one of India's leading NGOs, Save the Children. On The Habit Coach, Ashton was joined by Rajat Mittal Shah to talk about some superfoods in Ayurveda like turmeric and ashwagandha. On Paisa Vaisa, host Anupam Gupta has a digital gold special in 2 parts, one with Ashraf Rizvi, founder and CEO of Digital Swiss Code, and Gilded, and one with Deepak Abbott, co-founder of India Gold. Listen to the first part of the Father's Day special of Agla Station Adulthood with Natasha and her father, Dr. Vipul Roy Rathod. You should also check out Cyrus Says' episode with Mukul Chadda. He talks about upcoming shows Sunflower and Sherni. Our Kannada podcast, Thale Artist, celebrates 100 episodes, and we had a reunion of hosts Pawan, Ganesh, and Surya who shared their favorite moments from the past. Shiva Mehta is back with the 2nd season of Smile India. The show is available in both English and Hindi. On this episode, she talks about the conversion from bag teas to bagless ones and how we should ditch the plastic and have a great tea experience. And with that, I hope to see you again next week.
Do you know Tamil? Tamil புரியுமா? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.